नाम है इसका इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। पूरी जीरो से स्टार्ट करें, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी आ जाएगा ये देखने के बाद। समझ में बात को? पहली चीज यहाँ पर आपको जाननी चाहिए आवेश, चार्ज। चार्ज कैसे जनरेट होता है? दो चीज़ों को रगड़ने से चार्ज जनरेट होता है। फ्रिक्शन से चार्ज जनरेट होता है, बिना रगड़े भी चार्ज, बिना फ्रिक्शन के भी चार्ज जनरेट होता है। जैसे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये पॉजिटिव वाली आप पास लेके जाओगे, ऊपर लेके जाओगे तो इसके चारों तरफ नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव अपने आप इकट्ठा हो जाएगा। तो यानी कि और दूसरी चीज़, जैसे रेशम के कपड़े और स्केल को रगड़ने से भी दोनों में चार्ज आ जाते हैं, गुब्बारे को रगड़ के लगाने से भी उसमें चार्ज आ जाते हैं, है ना? हाँ, क्या है ना, चार्ज आ जाते हैं। चार्ज को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसका सिंबल होता है Q, या इसका सिंबल होता है स्मॉल q, और इसका मात्रक यानी कि यूनिट होती है कूलाम। और रिप्रेजेंटेड बाय C, चार्ज की। फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला Q इजिकल टू NE, जहां पर N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E होता है नो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये, तो N की वैल्यू संख्या, और E मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और ये बताएगा योगेश इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? हाँ, क्यों तेरे को तो बायो पढ़नी थी। मनन कहाँ गए? मयंक तो ये भी तो नहीं आता ना। बोल रहे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गलत, जो कि होता है 1.6 गुणा 10 कूलाम। अब साइलेंट, 1.6 10 to power -6 -19 कूलाम। ये हो गया चार्ज के बारे में। एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसके ऊपर कराता हूँ कि यदि दो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं तो आवेश कितना है? If two electrons are flowed, then calculate charge। चलो आंसर बताओ इसका। Q इजिकल टू NE, Q मतलब चार्ज पूछ रहा है, N कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैं बोलता हूँ क्या तो सिखा दिया, तो अब ऐसे नहीं बोला करते भाई, कि माइक में साफ आवाज आनी चाहिए। भाई बच्चे घर पढ़ते तो उनको थू तेरी आवाज आती रहती है। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 10 to power -19 कूलाम। कितना हो गया? 33 3.2 मल्टीप्लाई 10 to power -19 कूलाम, फाइनल आंसर। ऐसा करके छोड़ देना आपको, ठीक है? तो इससे आगे को न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये फॉर्मूला याद रखना, जो भी आएगा इसके बेस पे आएगा, Q से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन सीधे, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक। तू बोला तो क्यों बोला? ये I से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। और इसका पहले तो अपन को परिभाषा भी याद करनी है। तो इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या है?
उसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी, वो तो एक्स्ट्रा था तुम्हारे लिए। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम, आवेश अपॉन समय, समय मतलब दर, दर मतलब रेट। अब बनाओ पर डेफिनेशन। आवेशों के, पहले हिंदी में बताता हूँ, देखो पहले फिर इंग्लिश में बताऊंगा। आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई सब चीजें नोट्स में मिल जाएगी आपको, है ना। और जो बड़ा ऐसे मिलेंगे तो ऐसे चलो देखो बोर्ड पे, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। आई टी इक्वल टू, आई टी इक्वल टू टी इधर आ जाएगा, आई टी इक्वल टू क्यू। अब देखो तीन चीजें यहाँ पर, तीन में से कोई भी दो देगा, एक पूछ लेगा। चाहे आई टी दे तो क्यू पूछ लेगा, क्यू टी दे तो दो देगा, एक पूछ लेगा कोई सी भी। लेट्स सी, जैसे क्या बन सकते हैं, हाँ। अब यहाँ पर अपन करने जा रहे हैं क्या 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 क्या, मात्रा। तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ऑन द साइंटिस्ट नेम अंद्र मेरी एम्पियर। डिनोटेड बाय कैपिटल ए। नेक्स्ट है, ये आपने लिख दी यूनिट एम्पियर, जिसको डिनोट करते हैं ए। जैसे कि एग्जांपल में आपको बोलूं कि करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, इस तरह से अपन इसको लिखेंगे। अब एग्जाम ये आ सकता है, पॉइंटों में आ सकता है 1.5, ये नहीं आ सकता पॉइंटों में, ये आपको 12th में पढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी नहीं है, तुम्हारे कोर्स में है। तो ये एग्जाम्पल हो गए इसके। अब अपन करने जा रहे हैं इसकी, और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं किस फॉर्मूले के बेस पर, आई बराबर क्यू अपॉन टी के बेस पर। जैसे कि देखो बोर्ड पे, 2 कूलाम आवेश को 5 सेकंड के लिए, 5 ज्यादा हो गया ना, 4 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है, तो धारा का मान बताइए, धारा कितनी होगी। कौन सी धारा, विद्युत धारा कितनी होगी। इंग्लिश में बोलेंगे अपन, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट if 2 coulomb charge is flowed for 4 seconds. Done. Let's see आंसर इसका क्या क्या गिवन है। तो आपको गिवन है Q इज इक्वल टू 2 कूलम, टाइम आपको गिवन है 4 सेकेंड, ये दो चीज गिवन है आपको, टाइम और Q। पूछ रहा क्या है आपसे, पूछ रहा है I की वैल्यू। सो फॉर्मूला लगाओ, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q की वैल्यू दी है 2, टाइम की वैल्यू दी है 4, कैलकुलेट करने पर 1/2, दिस इज कॉल्ड 0.5, आधा का मतलब 0.5, आधा का मतलब, और साथ में लग जाएगा एम्पियर। एक ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे छोटा सा कोई सा भी बेस पे इस पे फॉर्मूला लग के, और इसमें थोड़ा एडिट करूं मैं आपको, तो ऐसे बोलेंगे कि जैसे मैं लिखने जा रहा हूं अब, सुनो ध्यान से, 3.2 10 टू पावर 18 कूलम। तो ज्यादा से ज्यादा मैं हार्ड क्या बना सकता हूँ इस क्वेश्चन में, तो वो आपको देख लो बोर्ड पे कि 3.2 10 टू पावर 18 कूलम बोले तो इस पे जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इसके आगे मैं बनाने जा रहा हूँ क्वेश्चन को प्रवाहित करने में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे बताओ रे। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फ्लो 3.2 10 टू पावर 18 कूलम चार्ज, कि कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे इतने कूलम को प्रवाहित करने के लिए। आंसर बताओ अब होशियारो।
देखो Q इजिकल टू एन ई, आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई एन पूछ रहा है, तो इसको ले आओ नीचे, तो Q अपॉन ई इजिकल टू एन। Q कितना बोला मैंने, ये Q की वैल्यू, तो देखो एन इजिकल टू Q अपॉन ई, वैल्यू पुट करो। Q की वैल्यू है 3.2 10 टू पावर 18, ये ऊपर आ जाएगा Q की जगह। और E कितना होता है आपको पता है, 1.6 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, अब 16 दूनी 32, 0.2, तो आंसर आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 18 माइनस 19 भी ऊपर आ जाएगा 10 टू पावर प्लस 19। द आंसर इज 0.2 मल्टीप्लाई, जब कोई डिजिट नीचे के ऊपर जाता है पावर चेंज होती है, पावर माइनस की प्लस में जाती है, प्लस की होती तो माइनस की हो जाती है। 18 और 19 36 37 हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स, तो 0.2 गुना 10 की घात 37। और सोल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ से कम कर दो ताकि 2 आगे आ जाए, ताकि 2 गुना 10 की घात 36 इलेक्ट्रॉन आंसर। ये टिक द करंट में भी आ सकता है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद में अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर, इसका नाम है विद्युत विभवांतर या विभव बोल सकते हैं अपन इसको, विद्युत विभव। ओके, अब इसके बारे में देख लेते क्या क्या होता है। विद्युत विभव को प्रदर्शित करते हैं V से, है ना, आप कैपिटल V भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, कैपिटल V क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q। क्या होता है, W अपॉन Q। W क्या होता है, तो W पर, और Q होता है चार्ज, यानी कि कार्य बटा आवेश। बिल्कुल, एकांक आवेश के द्वारा किया गया कार्य, एकांक आवेश के द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा मैंने बोल दी, वो आप लिख सकते हो। क्या बोली, एकांक आवेश के द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। नोट्स में मिल जाएगा परिभाषा, ठीक है। अभी आप तो क्रैश कोर्स कर रहे हो, एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। फॉर्मूला होगा W अपॉन Q। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन बाय यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखते हैं इसकी यूनिट क्या है, मात्रक क्या है इसका, तो इसकी यूनिट है वोल्ट। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम वोल्ट ही लिखेंगे, जिसको आप छोटे v से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं 12 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी एटसेट्रा। ठीक है, ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसके आगे। और क्या लिखेंगे v के बारे में, और क्या जानते हो, जो आपके 12th में आएगा, वैसे तो 10th के अंदर इतना ही, v W अपॉन Q। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट। और वोल्ट को अपन क्या बना सकते हैं बताओ, आपको जैसे ऑप्शन में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ वोल्ट, और मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि निम्न में से कौन सी वोल्ट का मात्रक है ना, ए एम्पियर, बी जूल, सी कूलाम प्रति जूल, डी जूल प्रति कूलाम। चलो चारों में से कौन सा v का मात्रक है, यूनिट ऑफ v, यूनिट ऑफ v का मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलाम। कहां से आया, हमारे को सर, ओके, हमारे को सर ने बताया था वोल्ट। तो जो आपको फॉर्मूला पता था ना, v इक्वल टू W अपॉन Q, तो W को क्या बोलते हैं, जूल, और Q क्या है, आवेश यानी चार्ज, है ना, कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम इसकी यूनिट है। तुम ढूंढने बैठोगे वोल्ट कहाँ है, क्योंकि v की यूनिट वोल्ट होती है, लेकिन वो दे दिया जूल पर कूलाम, तो अपन को हिलना नहीं है पेपर को। ओके ओके ओके, नाउ क्वेश्चन, जोर से थोड़ा और, अब क्वेश्चन कर ले थोड़ा सा। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है v इक्वल टू W अपॉन Q। अब तीन चीजों में से कोई भी दो चीज देगा, एक पूछ लेगा, v इक्वल टू W अपॉन Q। जैसे क्वेश्चन में आपको दूं कि 2 कूलाम आवेश द्वारा 10 जूल कार्य किया जाता है, 10 जूल कार्य किया जाता है, तो विभव ज्ञात करें। यानी कि कैलकुलेट
कैलकुलेट वोल्टेज if 10 joule work is done by 2 coulomb charge। इस तरीके से चेक करें आंसर। चल बता, आवेश की वैल्यू कितनी है? कूलम, 2 कूलम, यानी कि Q की वैल्यू है 2 कूलम। Q बड़ा और छोटा दोनों ही हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या दी हुई है? जूल। जूल मतलब वर्क, वर्क मतलब W। वेरी स्मार्ट। 10 जूल। देन आपको पूछ रहा है विभव यानी कि वोल्टेज यानी कि V W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W इज 10, Q इज 2, यानी कि 5 वोल्ट की बैटरी है। कितना आ गया? 5। V इज इक्वल टू 5 वोल्ट अपॉन क्या लिखेंगे? 5 वोल्ट बोल सकते। इतना करना आपको। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, इसको कोई उठाना चाह रहे। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना सबसे पहले मैं आपको चालक, कुचालक और अर्धचालक यानी कि कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर और तीसरा है सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शनल आएगा, टिक द ग्रेड आएगा, कौन कौन से क्या होते हैं इसके अंदर। तो चेक करते हैं। इनका हिंदी में नाम बोलेंगे अपन चालक या सुचालक, दोनों नाम इसके हैं, चालक या सुचालक। दूसरा है इंसुलेटर यानी कि कुचालक। और ये है अर्धचालक। चलो शुरू करें। चलो परिभाषा क्या है चालकों की? तो ऐसे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं, जिसमें से विद्युत और उष्मा का चालन करते हैं, जिनमें विद्युत अच्छी तरह से प्रवाह हो सकती है, वो सुचालक कहलाते हैं। द मटेरियल या मैटर व्हिच अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट बोथ आर कॉल्ड कंडक्टर। जो बोला वो लिख लेना वीडियो पॉज करके। चलो एग्जांपल देखो। एग्जांपल जिसमें करंट आ सकता है, तो पहला तो है, एक तो देखो पॉइंट क्या है मैंने कि विद्युत धारा प्रवाह हो सकती है, विद्युत धारा प्रवाह होती है। दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने? दूसरा पॉइंट क्या बोला? उष्मा भी प्रवाह हो सकती है, उष्मा भी प्रवाह होती है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और बोलेंगे हीट फ्लो होती है। अब हीट कैसे फ्लो होती है? जैसे मैं इस मार्कर को जलाऊंगा, मैं इस मार्कर को यहाँ से जलाऊंगा, ये गर्म यहाँ से नहीं होगा, लेकिन ये सरिया है, सरिया को यहाँ से जलाऊंगा तो यहाँ से भी गर्म होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हीट कंडक्टर है, ये क्योंकि लोहा है। बस आयरन जिसको पर बोले Fe है ना, कॉपर, सिल्वर, लेकिन सबसे बेस्ट है सिल्वर है, फिर कॉपर है ना, सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर में आते हैं सिल्वर है, कॉपर है ना। जो भी सारी धातु होती है, मेटल धातु है, वो सारी की सारी कंडक्टर होती है। जैसे कि ये एल्यूमिनियम है, ये भी करंट को फ्लो करता है। मरकरी देखी तुमने, लिक्विड में पाई जाती है, जो थर्मामीटर में होती है, बीपी नापने वाली मशीन में होती है, जो उसको ऊपर जाती है, वो लिक्विड है। एल्कोहल भी होता है कई जगह, लेकिन चमक नहीं है तो वो मरकरी है उसमें, है ना। तो इन सभी में क्या होता है? करंट फ्लो होता है। अपन बात करें इंसुलेटर की, कुचालक की, ऐसे पदार्थ जिनमें करंट नहीं आता वो कुचालक कहलाते हैं, है ना। तो कुचालक क्या क्या हो गए? प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, ठीक है। और अगर पीरियोडिक टेबल में से पूछे तो अपन को क्या बताना है? ब्रोमीन क्या है? कुचालक है, नॉन मेटल है। और लेड बेटा मेटल है, हाँ लेड मेटल है। ऑर्गन गैस है, नियोन भी गैस है, हाँ गैस तो सारी ऑक्सीजन सब में मैक्सिमम गैस है, रेडॉन रेडियोएक्टिव गैस को छोड़ के, ठीक है। ये इसके अंदर आ जाता है इंसुलेटर के अंदर। बाकी आपको जो फेमस है वो आपको याद है, प्लास्टिक, कांच। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जो थोड़ा थोड़ा चालन भी करते, थोड़ा थोड़ा नहीं भी करते, जैसे कि मतलब जिसमें विद्युत धारा अच्छे से फ्लो नहीं होती, ये जल्दी से गर्म भी हो सकते हैं, जिनके डायोड और ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। ये नई चीज है तुम्हारे लिए। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल आप क्या लिखोगे? बोरोन,
कॉमा सिलिकॉन, कॉमा जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना। ये अपने पास इसके एग्जांपल हो गए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक का उपयोग कहाँ होता है, उपयोग कहाँ होता है। तो ये आपका नया क्वेश्चन आ गया। इसका उपयोग होता है डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बनाने में, है ना, कि फॉर फॉर्मिंग डायोड एंड ट्रांजिस्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर बनाने के लिए इसका यूज होता है। दूसरी चीज, अब क्वेश्चन को घुमाकर पूछे कि ओमीय चालक क्या होते हैं, ओमीय चालक और अनोमीय चालक। तो मैं आपको यहाँ बीच में से लेके आऊंगा दो चीज कि ओमीय चालक, अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर, और दूसरा होता है अनओमीय चालक, अनओमीय चालक, इसको बोलेंगे अनओमिक कंडक्टर। तो ओमीय चालक तो क्या होते हैं, जैसे कि आपको बताऊं, एजी और कॉपर दोनों ओम के नियम को फॉलो करते हैं, तो सिल्वर और कॉपर ओमीय चालक हो गए। इन दोनों का अगर अपना ग्राफ बनाए तो बिल्कुल सीधा ग्राफ बनता है, जबकि आप इन मेटल से प्रयोग कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। लेकिन जब आप बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम से प्रयोग कर रहे हो तो वो अनओमीय चालक होते हैं। इनका ग्राफ सीधा जाके थोड़ा सा सीधा हो जाता है, फिर सर्किट टूट जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक वोल्टेज ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो ये अनोमीय चालक होते हैं, अनोमिक कंडक्टर, और ये ओमिक कंडक्टर, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन। डायोड और ट्रांजिस्टर भी अनोमिक कंडक्टर होते हैं, क्योंकि ये भी तो एक ही एग्जांपल है दोनों। समझने के बाद नई चीज है तुम्हारे लिए इसमें। अब लास्ट टॉपिक इसका ओम्स लॉ, ओम का नियम, जो आज ही करेंगे अपन। इसके बाद चैप्टर आधा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम का नियम, ओम्स लॉ अपना नेक्स्ट टॉपिक है। अब ओम सबसे पहले तो आपको बताइए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है इस नियम का। तो स्टेटमेंट लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, मैं बोल देता हूँ, आप सुन के लिख लेना वीडियो को पॉज करके। पहले हिंदी में बोल देता हूँ। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब और पदार्थ, मतलब कि किस धातु का लिया गया वो पदार्थ, इनको आप नियत रख दे, इनको नियत रख दिया जाए। पूरी आपको लिखने लायक लैंग्वेज में बताऊंगा अगर मैं वीडियो को जब आप लिखोगे। दोबारा बोल रहा हूँ, यदि किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब और ताप, दाब और क्या बोला मैंने अभी आपको, पदार्थ का प्रकार, इनको नियत रख दिया जाए तो ओम के नियम के अनुसार, अब इन्वर्टेड कोमा में स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट, यानी इफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट होनी चाहिए, देन ओम्स लॉ स्टेट दैट, अब आगे सुनो क्या, अब ओम का नियम का अपन स्टेटमेंट बोल रहे हैं उस लाइन के बाद में, यदि चालक में विभव का मान बढ़ाया जाए, विभव का मान बढ़ाया जाए तो धारा का मान भी बढ़ता है, धारा का मान भी बढ़ता है। If we increase electric potential, then current will automatically increase. क्या बोला मैंने, यदि विभव का मान बढ़ाया जाए तो धारा का मान अपने आप बढ़ता है, हमें बढ़ाने से विभव, धारा अपने आप बढ़ जाएगी। ये बोला ओम नियम ने, ओम्स लॉ। मतलब अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इफ, मैंने बोला भाई वैसे भी, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड ऑफ एनी कंडक्टर, देन इलेक्ट्रिक करंट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। यानी कि एक बढ़ा रहे हो दूसरा अपने आप बढ़ रहा है, तो दोनों तो प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। यानी कि आप v बढ़ा रहे हो तो i भी बढ़ रहा है, इसका मतलब तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यही बिल्कुल होता है v प्रोपोर्शनल टू i। v क्या है, विभव, i क्या है, करंट, v वोल्टेज, i धारा, विद्युत धारा। यानी कि विभव बढ़ाऊंगा तो धारा भी बढ़ रही है। अब हम जानते हैं ये इक्वल नहीं है, अगर इसको इक्वल करेंगे तो इसके साथ कोई एक कांस्टेंट जुड़ना चाहिए, r और i। तो अपन याद करने के लिए क्या बोलते हैं, v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू आई आर। ये ओम का नियम है, वेरी फेमस नियम, सबको याद होना चाहिए, v इक्वल टू आई आर।
डेफिनेशन सेम आपको थोड़ा 19-20 का भी नहीं मिलेगा आंसर। विभव, आई मतलब धारा, विद्युत धारा, आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये है करंट और ये है रेजिस्टेंस। अब इसके बाद आपसे पूछेगा मतलब ओम के नियम का क्वेश्चन क्या आएगा, स्टेट ओम फ्लो विथ मेकिंग फॉर्मूला एंड सर्किट एंड ग्राफ। एक एक नंबर के 4 पार्ट कर दिया है, ठीक है, फॉर्मूला, सर्किट, ग्राफ, ये सभी चीजें। तो देखो अब बना दे इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है ग्राफ ओम फ्लो का। आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मान लेते हैं आप इस पे v ले लेते हो और इस पे i ले लेते हो। v किस में आएगा, वोल्ट में। और तो यहाँ बेटा इसको चेंज, देखो बेसिक क्लियर होनी चाहिए तुम्हारे को। तुम बोले सर यहाँ v था, v करो तो v कर लो, i से भी कर सकते थे, ठीक है। 0 2 वोल्टेज 4 वोल्टेज आगे चलता जाएगा, ऐसे ही ये भी आगे चलता जाएगा। और इन दोनों के बीच ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन अपन को प्राप्त होती है। ये ओम के नियम का ग्राफ है और इसको अपन लिखेंगे v प्रोपोर्शनल टू i। ये ग्राफ है ओम के नियम का, v प्रोपोर्शनल टू i। तो अगर एक नंबर में पूछा आपको तो ये ग्राफ बना के आना है, उसको बता के भी आना कि v किस में लिया गया है, वोल्ट में लिया गया है, i का मतलब एम्पियर में लिया गया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मत समझना वो जान जाएगा, अरे वो तो सब जानता है। अब अपन लिखेंगे सर्किट यानी कि परिपथ, परिपथ, ठीक है। परिपथ में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप क्या बनाओगे, यहाँ पर एक बनाओगे रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस की एरो लगा दो तो चेंजेबल रेजिस्टेंस, परिवर्ती प्रतिरोध, चेंजेबल मतलब बदल सकते हैं जिसको। 2 ओम लगाना, 4 ओम लगाना वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो आर रेजिस्टेंस हो गया। बैटरी से जोड़ दो, बैटरी येलो बैटरी, एक लगा दो आप यहाँ पर की, दिस इज की, दिस इज ई बैटरी, जिसको अपन बोल सकते हैं वी, और ये प्लस माइनस, प्लस से जाके वापस आ गई माइनस में। बल्ब भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है, अगर आप ऑलरेडी रेजिस्टेंस लगाए तो वो भी बल्ब का काम करेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप बल्ब लगाते हो तो आप देखते हो बल्ब के अंदर ये खुद रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अगर आप अलग से रेजिस्टेंस लगाते तो ओम फ्लो, अब क्योंकि आपको जब एक्सपेरिमेंट करते हो ना तो ये बल्ब नहीं मिलता, आपको सिर्फ ये रेजिस्टेंस बॉक्स मिलता है जिससे आप एक्सपेरिमेंट करते जाते हो। साथ में क्या क्या बच रहा है, साथ में आपको बच रहा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हम लगाते हैं हमेशा हमेशा पैरेलल, दिस इज वोल्ट मीटर, यहाँ लगा दो या फिर यहाँ लगा दो, बात एक ही है क्योंकि ये तार ही तो इधर आया है, ये तार ही तो इधर आया है। बेसिक क्लियर होना चाहिए बस। एम्पियर यानी कि धारा मापने के लिए आप एमीटर लगा दो, ये एम्पियर मीटर है जो धारा बताएगा कितनी करंट फ्लो हो रही है। मीटर है, मीटर जानते हो ना, मीटर जैसे गाड़ी का मीटर आता है, ये वाइब्रेट करता रहता है करंट आने पर और एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे ओम फ्लो का सर्किट बनाओ, यहाँ तक आपको बना के आना है। इसके अंदर एक दो चीजें बच रही है जैसे कि सर्किट की डायरेक्शन, दिस यहाँ तक आपको बना के आनी है, ठीक है। क्या क्या चीजें पढ़ ली अपन इस चैप्टर में अभी, इस नियम में अभी, ओम का नियम, ओम के नियम का स्टेटमेंट, ओम के नियम का फॉर्मूला, ओम के नियम का ग्राफ, ओम के नियम का सर्किट। डन। अब ओम के नियम का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ओम फ्लो के ऊपर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं ताकि टॉपिक पूरी तरह खत्म कर दे, कल नया टॉपिक स्टार्ट कर दे। उतारने की जरूरत नहीं है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना इसको। नाउ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं अपन, जिसका जो बच गया वो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना न्यूमेरिकल। और कोई डाउट हो तो मुझे यहाँ से आके पूछ लेना, क्योंकि तुम बोलते हैं वीडियो तुम घर पे पढ़ लेते तो घर पे डाउट नहीं पूछ सकते थे, इसलिए कोचिंग आना जरूरी है, ठीक है। नहीं मैं वहां पे आंसर नहीं देता तभी तो। न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन इसके एग्जांपल, क्या है v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू आई आर, जहां पर r क्या है, r क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध बोलते हैं r को। और इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है इसकी, इसकी यूनिट होती है ओम, ये इसका सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ाऊं 5 ओम, 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम, 100 ओम का प्रतिरोध। और अगर आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालो तो आर इज इक्वल टू, आई को वैल्यू नीचे तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, वी की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या आ गई, वी अपॉन आई इज इक्वल टू
आर। आपको वी देगा, आई देगा, या पुट कर देना, आर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कि यदि 5 ओम का प्रतिरोध 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया तो आदित्य खड़ा हो जा, विद्युत धारा कितनी होगी? इंग्लिश में बोलेंगे ए 5 ओम रेजिस्टेंस या रजिस्टर is connected to a 10 volt battery, calculate electric current I। चलो बोल में देखो क्या क्या गिवन है आपको। 5 ओम यानी कि R गिवन है 5 ओम, वोल्ट यानी कि V गिवन है 10 वोल्ट, पूछ रहा है आपसे धारा यानी कि I, ऐसा इंग्लिश में भी है 5 ओम 10 वोल्ट बैटरी, I पूछ रहा है आपसे। तो V इजिकल टू आई आर, आई चाहिए आर को भेजेंगे नीचे, V अपॉन आर इजिकल टू आई, आर को भेजा मैंने नीचे, V अपॉन आर इजिकल टू आई। सो आई की वैल्यू क्या आ गई? V अपॉन आर। V कितना है? 10 वोल्ट, आर कितना है? 5 ओम, 5 दूनी यानी कि 2 एम्पियर आ गया इलेक्ट्रिक करंट। क्या आ गया? इलेक्ट्रिक करंट। अब मैंने ये एक कराया, इसके बेस पे कोई सा भी पूछ सकता है आपसे, और जो बड़े न्यूमेरिकल से वो अपन थोड़ी देर बात करेंगे कि पहले थोड़ी थोड़ी डेरिवेशन थोड़ी देखो। बोर्ड पे ओम्स लॉ का एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, ओम के नियम का एक न्यूमेरिकल, साइलेंटली सुन लेना, आवाज नहीं किसी की भी। यदि यदि 100 ओम का बल्ब 100 ओम का बल्ब 220 वोल्टेज से जोड़ा जाता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी? तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी? इंग्लिश में बोलेंगे अपन कि इफ 100 ohm bulb is connected with 220 volt source, find electric current I। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व अपन? लेट्स सी सॉल्यूशन। वी नो दैट ओम्स लॉ, ओम का नियम, V इक्वल टू आई आर। यहाँ पर आपको जो जो दिया हुआ है वो सारी चीजें लिख लेंगे। ओम का मतलब R होता है, यानी कि 100 ओम आपको दिया गया है। V का मतलब यहाँ पर दिया गया है 220 वोल्टेज। I आपको फाइंड करना है, तो सीधी सी बात है V आई आर, यानी कि V बराबर आई आर वाला लगना चाहिए, क्योंकि हमारे को ये पता नहीं ना कि ओम के नियम का ही फॉर्मूला लगाना है। पूरे पेपर के सारे क्वेश्चनों में सारे फॉर्मूले मिक्स हो जाते हैं कभी कभी। तो आपको दिख रहा है आर दिया है, बी दिया है, आई पूछ रहा है, तो वी आई आर में क्या संबंध? वी बराबर आई आर, ये आपने लिख दिया। यहाँ से आई चाहिए मुझे, तो आर में ले आऊंगा डिवाइड में, तो वी अपॉन आर इज इक्वल टू आई। वी की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट। आर की वैल्यू कितनी है? 100, और आई ये रहा। अब 0 से 0 कितना आ गया? जब भी 10 का डिवाइड करते हैं अपन, तो यहाँ से पॉइंट के बाद एक डिजिट हो जाती है, 2.2 एम्पियर। करंट कितना आ गया? 2.2 एम्पियर। बस नोट कर लो एक बार थोड़ा बदल दीजिए। इसके बाद अपन चलते रेजिस्टेंस के बारे में, क्या क्या पढ़ने की चीज है। प्रतिरोध किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन किस किस पे डिपेंड करता है? मतलब हिंदी बोले तो प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। तो बोर्ड पे देखो, मेरे पास 2 तार है, 2 वायर है, एक की लंबाई ये है और एक की लंबाई ये है। तार की मोटाई सेम है, लेकिन लंबाई एक की छोटी और एक की ज्यादा है। यानी कि मान लेते जैसे ये अगर L लंबाई का है तो ये 2L लंबाई का है, तो रेजिस्टेंस जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ में। अगर आप लेंथ बढ़ाते हो
तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अगर आप लेंथ बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। देखो रेजिस्टेंस का मतलब आप क्या समझते हो, रुकावट। जैसे कि ये पानी की पाइप है, इस पाइप को आप दबा देते हो तो पानी प्रेशर से निकलता है ना, और कम भी निकलता है, लेकिन प्रेशर तेज है लेकिन पानी निकलता कम है, यही होता है ना। यानी कि अगर रुकावट ज्यादा हो जाए तो आगे करंट कम निकलता है। और अगर लंबाई बढ़ाते हैं अपन, जैसे कि एक तो पाइप छोटी है ना, क्योंकि पाइप में एक तरीके से तार है, लेकिन अपन को पाइप के अकॉर्डिंग समझना है। छोटी पाइप में जल्दी से पानी का फ्लो यहाँ आ जाएगा, और जो बड़ी पाइप है उसमें देर से पानी का फ्लो आएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी तो है, लेंथ इतना दूरी चलना पड़ेगा। तो ये तार छोटा है, ये तार बड़ा है। बड़े तार में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए करंट देर से पहुंचा। छोटे तार में रेजिस्टेंस कम होता है बड़े तार की तुलना में, इसलिए जल्दी पहुंचा। समझे क्या? तो आपने क्या किया, तार की लंबाई बढ़ाई और रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ गया। यानी कि छोटा तार कम गर्म होगा, लंबा तार ज्यादा गर्म होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते रहने तक। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है, दो तार है, एक तार बिल्कुल पतला है और एक तार थोड़ा मोटा है, चाहे लंबाई पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए अपनी की बार। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं, जो छोटे तार होते हैं ना, वो जल्दी से शॉर्ट हो जाते हैं, और जो अच्छी मोटाई के तार होते हैं वो जल्दी से शॉर्ट सर्किट नहीं होते, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो छोटे पतले तार होते हैं ना, उनका रेजिस्टेंस कम होता है, प्रतिरोध, और जो मोटे तार होते हैं ना, उनका रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इनका रेजिस्टेंस कम होता है, उल्टा होता है। इसका ए मतलब क्षेत्रफल, एरिया, तो इसका क्षेत्रफल कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। इसका एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। कौन टूटेगा पहले, पतला वाला या मोटा वाला तार? पतला वाला तार जल्दी से टूट जाएगा। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया मतलब मोटाई, क्षेत्रफल, ये तार की एरिया, एक एरिया ये है, ये इसका एरिया है। कौन मोटा? नीचे वाला तार ये। यानी कि अगर मैं तार की मोटाई बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर तार की मोटाई को कम करूंगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। उल्टा हो रहा है यहाँ पे एक दूसरे से। जबकि यहाँ क्या हो रहा था, अगर लंबाई बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाऊंगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। समझ गए बात को? इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम समीकरण 1 एंड 2, आर आर आर, ऊपर एल नीचे ए, एल अपॉन ए। सो आर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, एक कांस्टेंट यहाँ ऐड हो जाता है जिसको बोलेंगे रो, क्या बोलेंगे? रो। और ये क्या है? एल अपॉन ए। द फॉर्मूला इज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो गाइस हर बात पे हंसते तो यहाँ आके हंस। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर क्या है? तो आर को क्या बोलते बच्चों को, ये तो पता ही नहीं ना। प्रतिरोध इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। एल को क्या बोलते हैं? लंबाई। ए को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल यानी कि एरिया यानी कि लेंथ। रो क्या है? अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर रो है कांस्टेंट, नियतांक, प्रतिरोध नियतांक। यहाँ पर रो है प्रतिरोध नियतांक यानी कि रेजिस्टेंस, रजिस्टिक कांस्टेंट, या फिर आप इसको रजिस्टर कांस्टेंट कर सकते हो, रजिस्टर कांस्टेंट। दूसरा नाम इसका जो तुम बोलने जा रहे हो प्रतिरोधकता होता है, यानी कि रेजिस्टिविटी। ये है, कौन है ये? रो। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स डिजिट होती है रो की वैल्यू यहाँ पर। अब एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से? एग्जाम में इसमें से इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बस, कि आर का फॉर्मूला क्या होता है। प्रतिरोध किस किस पे डिपेंड करता है? तो प्रतिरोध लंबाई पे डिपेंड करता है और क्षेत्रफल यानी एरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन कैसे करता है ये पूछ ले तो आप बोलोगे कि प्रतिरोध बढ़ने पर लंबाई बढ़ती है, या लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है, ये पूछ सकते हैं। दूसरा, तीसरा आपसे पूछ ले यहाँ पर रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है, यूनिट क्या है इसकी, रेजिस्टिविटी की। सो आप यहाँ से पहले रो की वैल्यू निकालेंगे। तो रो की वैल्यू क्या निकालेंगे? इरेज कर रहा हूँ उसको, कोई बात नहीं। देखो इधर बोर्ड पे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए आपको, तो एरिया को भेजोगे, क्योंकि डिवाइड में है, जो डिवाइड में होता है वो ज्यादा मल्टीप्लाई में है। तो R मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू रो एल। आपको रो चाहिए तो एल को भेजोगे डिवाइड में, तो आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। ये आ गई रो की वैल्यू, ये था आर का फॉर्मूला। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। अब यहाँ से मैंने क्या क्वेश्चन बनाया था कि प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है? तो प्रतिरोध लेंथ पे निर्भर करता है और एरिया पे। लेंथ के समानुपाती, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती।
इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ गया 1/4 1/2 का क्वेश्चन। यहाँ से क्या बनेगा क्वेश्चन, आपकी बार रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, तो रजिस्टिविटी 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है यहाँ पर। रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है और लेंथ पे डिपेंड कर रही है, लंबाई, क्षेत्रफल और प्रतिरोध पे। इनसे हम निकालेंगे इसका मात्रक, बताओ। आर का मात्रक ओम, क्षेत्रफल होता है, लंबाई होती है, मीटर से मीटर कट, और अपने पास फाइनल क्या बचा, ओम मीटर। प्रति मीटर इसको नहीं बोल सकते अपन, भाई 2 है ना ये, तो इसको अपन 2 बार लिख दो, 1 मीटर से 1 मीटर कट, ओम मीटर इसका आंसर बचा। क्या बचा, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम मीटर। हिंदी में लिखना चाहो कोई, हिंदी में भी बिल्कुल सही माना जाएगा, ओम मीटर, यूनिट ऑफ रो। 2 फॉर्मूले हो गए यहाँ पे, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन एल, रो इज इक्वल टू आर अपॉन एल। दोनों के बेस पे एक न्यूमेरिकल तैयार होना चाहिए। चलिए आगे, फॉर्मूला याद रख लोगे, बिठान दो, पूछ लो फिर। आर इज इक्वल टू बोलो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। चलो शुरू करते हैं इसके बेस पे फॉर्मूला, एक न्यूमेरिकल। इस टॉपिक में और कुछ नहीं बचा, साइड हो जा। अच्छा वो वीडियो में मेरे को, तभी तो मैंने उधर लिखा है, तो काम का भी नहीं है वो। नाउ एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेस पे। जो न्यूमेरिकल बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही। यदि किसी चालक की लंबाई को दुगुना व क्षेत्रफल को आधा कर दे तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे नोट्स में भी यही क्वेश्चन है क्या अगला, तेरा लगे इंग्लिश में तुम्हारी हिंदी में मारोगे, ठीक है ना। चलो, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, एनी कंडक्टर is double and area is halved, then what will be effect on resistance। शुरू करें। आंसर और थिंग्स आर गिवन। इसमें 2 केस बनते हैं, मैंने आपको उस दिन ही बताया था। केस बना के करना है इन क्वेश्चन को, कि किसी चालक की लंबाई को दुगुना और क्षेत्रफल यानी एरिया को आधा। देखो इंग्लिश में लेंथ को कर रहा है डबल और एरिया को कर रहा है हाफ। तो इसमें केस बना के करेंगे कि प्रारंभिक केस में कैसा था कंडक्टर, फिर केस में कैसा हो गया। तो प्रारंभिक केस में आर इज इक्वल टू, यानी मैं पूरा लिखूं अगर इसको, कि जब लंबाई एल क्षेत्रफल ए हो, यानी कि इंग्लिश में व्हेन लेंथ इज एल एंड एरिया इज ए, देन रेजिस्टेंस तब प्रतिरोध, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इक्वेशन 1 इतना कर दो। क्या था फॉर्मूला, यही था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यानी केस फर्स्ट में क्या किया अपन ने, लेंथ एल है, एरिया ए है, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। केस सेकंड, अब केस सेकंड बनेगा पर्सन के अकॉर्डिंग। कैसे बनेगा कि लंबाई को दुगुना, तो लंबाई इज इक्वल टू 12 यानी कि लेंथ। फिर बोला एरिया को हाफ, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो पहले था उसका आधा, लंबाई जो पहले थी उसका डबल। डन। तो फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसको मान लेते अपन R1, इसको मान लेते अपन R2। समझ गए बात को, क्यों दोनों के अलग अलग है। करेंगे ना, तो अभी करने जा रहे हैं अभी, कि दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं है। तो अब लंबाई कितनी है, लंबाई है 12, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 12। एरिया कितना है, हाफ, इसलिए यहाँ लिखेंगे एरिया अपॉन 2 का ये
कर दिया तक। अब सॉल्व करना आता है, थोड़ी सी मैथ तो आनी ही चाहिए, नहीं साइंस और मैथ दोनों में फेल हो जाओगे। नीचे 2 चल जाएगा, ऊपर चल गया। रो 12 नीचे बचा ए। थोड़ा और सोल्व करता हूं इसको मैं। 2 2 जा 4 रो एल अपॉन ए। नाउ इक्वेशन सेकंड। अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का डिवाइड। इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या है बताओ, R1 या नीचे लिख देंगे यहाँ पे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू ऊपर, R2 की वैल्यू नीचे। R1 की वैल्यू बोलो रो एल अपॉन ए, R2 की वैल्यू बोलो 4 रो एल अपॉन ए। सो R1 अपॉन R2। बताओ इधर बोर्ड पे, एरिया टू एरिया कट, लेंथ टू लेंथ कट, क्या बचा इधर, रो अपॉन 4 रो, फिर से रो भी कट। अब बच गई डिजिट। अब वज्र गुना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4R1 इज इक्वल टू R2, यानी कि ये प्रभाव पड़ रहा है। अरे अगर अपन अनुपात चाहिए यहाँ पर, रेशो, किसका रेशो, आपको अनुपात भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, अनुपात रेशो R1 रेशो R2 कितना आया, R1 रेशो R2 1:4, 1:4, ऐसे भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ऑप्शन ये करेक्ट करना जब 1:4 दिख जाए। और ये पूछ क्या बोला ये कि R पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो R डबल होगा या आधा होगा, क्या होगा। तो देखो पहले कितना था, पहले क्या था R1, अब क्या हुआ R2। तो अब बढ़ा या कम हुआ वो आप इस फॉर्मूले से बताओ, बढ़ा या कम हुआ। सोच लो कि पहले R1 था, अब R2 है, पहले क्या था R1, अब क्या हुआ R2, और हम दोनों को बराबर करना चाहे तो मुझे R1 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब बराबर होगा R2 के। कौन छोटा कौन बड़ा, बताओ बताओ कौन छोटा कौन बड़ा। तो बड़ा कौन छोटा कौन, R1 या R2, R2 बड़ा। हाँ क्यों बड़ा बता, नहीं योगेश बताएगा, R2 क्यों बड़ा। हाँ R2 बड़ा है कि नहीं पहले ये बता दें, तब जगह R2 आता है। एक चीज समझो, देखो एक संख्या है 5, एक संख्या है 20, एक संख्या 5 एक संख्या है 20, लेकिन मुझे दोनों को बराबर करना है, कब होगी बराबर, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। 4 की जगह तो 4 आ रहा है, R1 की जगह 5, R2 की जगह 20, कौन बड़ा बता, 20 बड़ा, यानी कि R2 बड़ा। यानी कि पहले R1 था 5 ओम, अब बढ़कर हो गया 20 ओम। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, अतः पुराने रेजिस्टेंस के कंपेयर में नया रेजिस्टेंस 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। पुराने रेजिस्टेंस की तुलना में नया रेजिस्टेंस 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चे समझ नहीं पाते इस क्वेश्चन को, यहाँ पे आते आते यहाँ तो कर लेते, अब यहाँ समझ नहीं पाते कौन बड़ा कौन छोटा, कौन किसका 4 गुना। अगर मैं इसको आधा पूछोगे तो क्या हो जाएगा, देखो अब इस 4 को आप बट्टे में भेज सकते हो, तो R1 बराबर R2/4। अब आप क्या बोलेगे इस लाइन को, कि जो नया प्रतिरोध था, R1 हमेशा नया ही था, R2 हमेशा पुराना था, नया प्रतिरोध था वो पुराने प्रतिरोध में 4 का भाग देने से प्राप्त होता है। सही बात बैठ गई लाइन, है ना। नया जो रेजिस्टेंस है वो ओल्ड रेजिस्टेंस में 4 का भाग देने से प्राप्त होता है। R1 हम यहाँ क्या मान रहे हैं, नया, R2 मान रहे हैं पुराना। और यहाँ पे पूछ दिया क्या बोलोगे, बोलो R1 4 गुना है, और मैंने बता दिया यहाँ पे कौन बड़ा, R2 बड़ा। मैंने डिजिट दिया आपको कि एक डिजिट है 20, एक डिजिट है 5, दोनों को बराबर करना है, कब होगी, जब मैं इसको भी कर दूंगा। तो 4 की जगह तो 4 आ गया, इसने अपना काम कर दिया, तो R1 की जगह आना चाहिए 5, R2 की आना चाहिए 20, यानी कि R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू है 20, कौन बड़ा, R2 बड़ा। यानी कि ऐसा करने से, जो भी क्वेश्चन में दिया है, लंबाई को दुगना करने से और क्षेत्रफल को आधा करने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, कितना गुना, 4 गुना। पहले वाला 5 था तो 5 के 20, 4 गुना बढ़ जाता है। इस वीडियो को इस क्वेश्चन के लिए जरूर देखना, जब भी मैं टेस्ट लूंगा इस क्वेश्चन की मतलब पूछूंगा, यहाँ पे लाइन लिखवाऊंगा, जो लाइन मैं लिखने जा रहा हूँ कि अतः। और अगर आप R1 को ओल्ड रेजिस्टेंस मानते हो और R2 को आप अगर न्यू रेजिस्टेंस मानते हो, तो आप अब लाइन क्या बनाओगे, अतः जो नया प्रतिरोध है, नया प्रतिरोध R2, नया प्रतिरोध R2 पुराने प्रतिरोध से, पुराने प्रतिरोध R1 का 4 गुना है, 4 गुना अधिक है।
अधिक होगा। हैंस न्यू रेजिस्टेंस, ओल्ड था न्यू था, हाँ न्यू, हैंस न्यू रेजिस्टेंस R2 is 4 times of old resistance R1। डन। इसके बाद अपन चले जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलो नेक्स्ट साइलेंट। अब अपन करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। प्रतिरोधों का संयोजन। हाँ योगेश आई जा, तू आ जाके। प्रतिरोधों का संयोजन ये दो टाइप का होता है, जैसा कि बताया था तुम्हारे को। श्रेणी क्रम संयोजन और एक है समांतर क्रम संयोजन। हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक ही बजाऊंगा बस कान के नीचे, उसमें सन्नाटा पसर जाएगा वहां पे, उसी में सन्नाटा हो जाएगा वहां पर ही, तो बता रहा ना। और फिर छुट्टी में कब दिखेगा मैंने तू, क्या तो चाटा पड़ेगा, रुकेंगे तो और इतनी काफी है फिर हकीकत में। ठीक है, अब बोलते हुए पकड़ेंगे बस तेरे को। पहला टॉपिक ये रहा और दूसरा ये रहा समांतर क्रम संयोजन और एक है श्रेणी क्रम संयोजन। अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, सर्किट परिपथ। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रजिस्टर प्रतिरोध दूसरे के बिल्कुल सिद्ध में जुड़ता है, मतलब एक के बाद ही दूसरा रजिस्टेंस जुड़ जाता है इस कॉम्बिनेशन में। एक होती है बैटरी और ये बैटरी से बैटरी भी कुंजी की या R1 या R2 रेजिस्टेंस। ये करंट की डायरेक्शन प्लस माइनस, प्लस से करंट निकलती है, माइनस में करंट एंटर करती है। स्टूडेंट माइक बंद हो गया था इसलिए अपन को ओवर वॉइस रिकॉर्डिंग से काम चलाना पड़ेगा, सिर्फ 5 मिनट की बात है। वोल्ट मीटर को आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप वोल्ट मीटर को ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, जो कि वोल्टेज मेजर करता है। तो यहाँ वोल्ट मीटर को मेजर करने के लिए जैसे R1 रजिस्टर के पास V1 रजिस्टर लगाएंगे, V1 वोल्टेज, और R2 रजिस्टर के पास V2 वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, और जो एम्पियर मीटर है वो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे एम्पियर मीटर को, जो करंट को मेजर करता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन ऐड करेंगे एम्पियर मीटर को। सर्किट बिल्कुल ऐसा ही बना के आना है आपको एग्ज़ाम के अंदर, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको सर्किट के अंदर। ये R1 है और ये R2 है। अब इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, और अगेन इसको फर्स्ट और इसको ये सेकंड हो जाएगी। तो प्राथमिक प्रतिरोध का द्वितीय सिरा द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़े इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे, व्हेन सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकंड रजिस्टर, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डायग्राम में कोई चेंज नहीं करना, एग्जाम में ये डायग्राम बना के आना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अपने इसके अंदर एक नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है। तो इसका नेट रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध अपन बोले तो कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है RS इजिकल टू R1 प्लस R2, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस RS इजिकल टू R1 प्लस R2, और अगर और भी रेजिस्टेंस होते तो R2, R3, R4, R5 तक चलता जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अपन शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन। इसके लिए अब आपको डायग्राम बना देते हैं पहले। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन, जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। इसके अंदर क्या होता है, एक रजिस्टर के बिल्कुल पैरेलल में दूसरा रजिस्टर होता है, समांतर क्रम में है, जैसे रेल की पटरी दोनों सीधी। इनको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ये बैटरी, और बैटरी के साथ ऊपर लगा देंगे की यानी कि कुंजी।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर प्लस माइनस लगाकर सर्किट को कंप्लीट करेंगे। करंट की डायरेक्शन लगाएंगे, ये की है, ये बैटरी वी है, और ये करंट जा रहा है यहाँ पर इसके अंदर आई, और ये ऊपर जाएगा I1 करंट, नीचे जाएगा I2 करंट, और जब ये सर्किट में दूसरे सिरे पर निकलेगा इसके अंदर, तो यहाँ से होता हुआ ये R1 के पास जाएगा और ये R2 के पास जाएगा। तो I1 जाएगा R1 से होता हुआ और यहाँ से निकल जाएगा वापस यहाँ से होते हुए। इसी प्रकार से I2 भी यहाँ से होते हुए और यहाँ से वापस निकल जाएगा। दोनों करंट ऐड होकर वापस बैटरी के अंदर पहुँच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। अभी वोल्ट मीटर और एमीटर लगेगा, तो वोल्ट मीटर एमीटर कहाँ लगे, ये जस्ट अपन को श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर एमीटर लगाया है, उसका जस्ट अपोजिट अपन को यहाँ पर लगाना है। तो एक केस अपन कर लेते हैं कि इस संयोजन में, जो श्रेणी क्रम संयोजन है ना, तो इस संयोजन में विभव का मान अलग अलग होता है व धारा का मान समान होता है। यानी कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा V1 V2 दो वोल्टेज है, दोनों की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, लेकिन पूरे सर्किट में करंट एक ही फ्लो होगा। इंग्लिश में अपन बोले इसको कि हियर इन दिस सर्किट या इन दिस कॉम्बिनेशन वोल्ट मीटर या वोल्टेज आर डिफरेंट टू ईच रजिस्टर एंड एम्पियर मीटर या एमीटर इज सेम फॉर अपन बोले कि टोटल सर्किट, है ना। तो वोल्टेज इज डिफरेंट, करंट इज सेम। जबकि यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर मैं दोनों के बीच में एक ही वोल्ट मीटर लगा दूंगा। यहाँ पर ये लो, ये वोल्ट मीटर लगा दिया, दोनों के वोल्टेज अकेला मेज़र कर लेगा। और इसके और यहाँ पर लगाऊंगा मैं, जैसे कि अब एम्पियर मीटर लगाने जा रहा हूँ, तो वोल्ट मीटर तो हमेशा पैरेलल लगेगा, और एम्पियर मीटर में यहाँ लगाऊंगा तो एम्पियर मीटर जो है R1 और R2 दोनों रजिस्टेंस के अंदर, यहाँ पर इस जगह पे एम्पियर मीटर लगाना होगा अपन को। ये A1 और ये नीचे वाला एम्पियर मीटर है A2। ठीक है स्टूडेंट्स, A1 R1 के लिए, A2 R2 के लिए, और V दोनों के बीच के वोल्टेज को मेज़र करेगा। ए क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है, जो कि धारा को मापती है, करंट को मेज़र करती है। तो इस संयोजन में क्या क्या समान होता है, क्या क्या डिफरेंट होता है, तो इस संयोजन में अपन देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर समान रहेगा, यानी कि वोल्ट मीटर एक ही लगेगा, या फिर अपन बोले विभव का मान समान रहता है तथा धारा का मान अलग अलग रहता है। धारा मतलब A1 और A2 दोनों में अलग अलग एम्पियर की करंट फ्लो होगी। इंग्लिश में अपन इसको बोलेंगे इन दिस कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम बट करंट इज़ डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर। और ये एग्ज़ाम के लिए आपके फिलिंग द बैलेंस का क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट्स, कि R1 के अंदर A1, R2 के अंदर A2। तो ये एग्ज़ाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है फिलिंग द बैलेंस का। कौन सा क्वेश्चन, कि समांतर क्रम संयोजन में विभव समान रहता है, धारा अलग अलग रहती है। अब अपन करने जा रहे हैं इसका फॉर्मूला। तो समांतर क्रम संयोजन में फॉर्मूला क्या होता है, 1/R पैरेलल RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, और भी हो तो 1/R3 और ऐड करते जाना आगे, इस तरीके। चलो साइलेंट हो जाओ, देखते हैं क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपको ऐसा न्यूमेरिकल मिलेगा। अब नहीं, वो अंशु ने बोला आता तो मैंने सोचा आपको। है तो बहुत इजी, इसमें ध्यान रखो। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी है और ईच रजिस्टर 2-2 ओम के। कितने ओम के ये, और आपको पूछ रहा है इसमें नेट करंट कितना है।
नेट इलेक्ट्रिक करंट कितना है, वो भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, आई से, कितना है। ये क्वेश्चन नोट्स में नहीं मिलेगा रे, इसलिए इसको एक्स्ट्रा उतार लेना जगह देखकर। कुल विद्युत धारा कितनी है, कुल विद्युत धारा कितनी है। सबसे पहले तो है कोई तुम्हारे में जो करने वाला इसको, यही उम्मीद थी बेटा। अच्छा ये हाथ मुझे दिखे नहीं पहले, हाँ वो कर सकता है। सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में। देखो आपको ये ग्रुप अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा और ये ग्रुप अलग सॉल्व करना पड़ेगा। आप चाहो तो सारे एक साथ करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी इसके अंदर। आप इस ग्रुप अलग सॉल्व करोगे तो अपन नाम दे देते इसको ए, इसको दे देते बी, सॉल्व करने के लिए मात्र, है ना। सर्वप्रथम ई में कुल प्रतिरोध, नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस इन ए पार्ट। बताओ ए पार्ट में दोनों के दोनों पैरेलल हैं, यस समांतर है, समांतर है ना दोनों में। तो 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/rp इज इक्वल टू 1/r1। 1 कितना 2, r2 भी कितना 2, r1 कितना 2, r2 कितना 2। बताओ 1/2 टू, अच्छा हाफ और हाफ 1, इधर उल्टा करूंगा इधर भी उल्टा, तो 1 का उल्टा तो 1 ओम आ गया इसका पार्ट, यानी इसको मैं लिख देता हूँ आर ए, क्योंकि ए का पार्ट है ये। समझ गए बात को। सेकंड है 4RB, यानी कि इसमें कितना नेट रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि ये दोनों भी तो पैरेलल है, समानांतर है। तो 1/RB इज इक्वल टू 1/R3, R3 1/R4, 1/RB, 1/R3 की वैल्यू 2, R4 की वैल्यू 2, सो 2 प्लस 2, R3 2, R4 भी 2। अब जिसका मैथ का बेस क्लियर है, हाफ और हाफ 1, इधर उल्टा करेंगे इधर भी उल्टा 1 ओम। अभी आंसर नहीं आया, अभी आ रहा है कि इस पूरे को हटाकर हम 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, ऐसे ही इस पूरे को हटाकर हम 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, यानी कि इस पूरे को हटाकर मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, कितने ओम का, 1 ओम का। ऐसे इन दोनों को हटाकर भी मैं कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाऊंगा और इसको डायरेक्ट यहाँ से मिला दूंगा, मिला दिए 1 ओम। अब इसको ऊपर वाले को हटा देंगे, अपन मिटा देंगे, ठीक है। तो अभी सब तुम उतारोगे, इसलिए मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ सीधा। जैसे कितना सीधा, अच्छा ऐसे सीधा कर सकते हैं। एक ओम, ठीक है। अब दोनों ये सीरीज में पैरेलल में है, सीरीज में सोल्व करते हैं इसको। हाँ नाउ इसका नाम था हमारे पास आर ए, इसका नाम था आर बी। नाउ आर ए एंड आर बी आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों के दोनों श्रेणी क्रम के अंदर है, यानी कि मैं क्या बोलूं कि आर ए व आर बी श्रेणी क्रम में है। तो देखो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, आर सीरीज इज इक्वल टू R1 R2 R3 जितना भी है ना। अपने पास कितने हैं, R1 कितना, RA कितना 1 और ये कितना 1, यानी मैं इसको RA और RB लिख दूं क्या, ठीक है। तो 1 ओम प्लस 1 ओम, R सीरीज आ गया 2 ओम। ये आ गया कि इन दोनों को हटाकर भी आप एक ही रेजिस्टेंस लगाओगे अब 2 ओम का, कितने ओम का, 2 ओम का। यहाँ पर आप एक रजिस्टर लगाओगे 2 ओम का, बाकी सब हटा दो। अब तो हम ये कैलकुलेशन क्यों करते हैं, बड़े सर्किट को छोटा करने के लिए। इतने सारे रजिस्टर लगा रहे, सर्किट बड़ा, फोन बड़ा, कंप्यूटर बड़ा होता था पहले, उस सर्किट को हम कैलकुलेशन कर करके छोटा रजिस्टर लगा लिया। अब ये उतना काम करेगा जितने चारों कर रहे थे, समझिए बात को। लेकिन हमारे को क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, 12 वोल्टेज है तो हमारे को क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, नेट इलेक्ट्रिक करंट आई, कुल विद्युत धारा पूछ रहा था। हमने तो क्या निकाल दिया, कुल नेट प्रतिरोध निकाल दिया। लेकिन इसी से हम निकालेंगे कुल विद्युत धारा।
यानी कि अब यहाँ कर रहा हूं मैं नाउ। आपको पता है V कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी, टोटल R निकल गया 2 ओम, R निकल गया टोटल आपके पास 2 ओम, और I आपसे पूछ रहा है तो अब आप लगा दो V इक्वल टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ। I के लिए मैं R को नीचे भेज दूंगा, V अपॉन R इक्वल टू I, V अपॉन R, V कितना 12, R कितना 2, कितना गया 6 एम्पियर का करंट है यहाँ पर। ये है नेट करंट I जो कि ओम्स लॉ से निकलेगा। तो पहले अपन ने ये सोल्व करा, उसके बाद अपन ने ये सोल्व करा, फिर ये, और लास्ट में ये सोल्व करा। एक न्यूमेरिकल और करेंगे ओम्स नियम का, लेकिन चैप्टर के लास्ट में। अब अपन नेट पे करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। पावर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन P से, और फॉर्मूला होता है इसका P इक्वल टू, अच्छा चलो वो कर लेते हैं, P इक्वल टू W अपॉन Q, W अपॉन T है। ये पढ़ा था अपन ने 9th क्लास में। नॉर्मल शक्ति है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है ना। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। अब यहाँ से अपन इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला अगर जनरेट करें तो P इक्वल टू, आप ये बताओ पहले तो, V इक्वल टू W अपॉन Q होता था। क्यों होता था? W की वैल्यू हो गई VQ, W की वैल्यू हो गई VQ अपॉन T। देखो फॉर्मूला आने वाला है। अब एक तो ये याद रखना है। अब आप बताओ Q बटा T क्या होता है? I, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, कल पढ़ाया था। P बराबर VI, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। और अगर आप इसके अंदर V की वैल्यू रख देते हो IR, तो I एक और है जिसको हम बोल सकते हैं I स्क्वायर R, ये भी याद रखना है। पावर की यूनिट क्या है? जल्दी बोलो। यूनिट ऑफ पावर। तो यहाँ से देखो W की यूनिट क्या होती है? जूल, और टाइम किस में आता है? सेकंड में। तो बोलेंगे अपन जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, या इसको अपन बोल सकते हैं वाट। समझ गए? जैसे बल्ब आता है 0 वाट का, 100 वाट का। 0 वाट का नहीं आता, क्या नहीं आता 0 वाट का? हाँ, 0 वाट का ही नहीं तो क्या पावर कंजप्शन करेगा वो जलेगा ही नहीं। तो ये तो अपन बोलते हैं ये 0 वाट का बल्ब है। हाँ, तो वो कम से कम 5-10 वाट का तो होता ही होता है। ठीक है। हाँ, किसकी यूनिट आई है? पावर की, यानी कि शक्ति का मात्रक। शक्ति कौन सी? विद्युत शक्ति। और एक क्वेश्चन ये भी था इसमें, 1 हॉर्स पावर। जो भारी ड्रिल मशीन, मोटर, वो HP में आती है, HP में। बस, हाँ, HP में आती है, और HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। बस अश्व शक्ति इसका मतलब हिंदी में है। और हाँ, बस 1 2 3। और वैल्यू क्या पूछी थी एग्जाम में कि 1 HP की वैल्यू कितनी होती है? 1 HP में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। 746 वाट होते हैं 1 HP में। अपन लेके आते हैं भारी अप्लायंसेस, ड्रिल मशीन, मोटर पानी की चलने की, 5 HP की मोटर, 10 HP की मोटर, जो खेतों में पंप लगते हैं 100 HP के। तो HP का मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर। क्योंकि अगर हम वाट बोले तो वाट 2000 वाट, 50,000 वाट, ज्यादा बड़ी संख्या हो गई, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपन HP में, क्योंकि 746 वाट के अंदर होते हैं 1 HP। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर, तो कर ले, तो हॉर्स मान ले इसको।
हाँ तो फॉर्मूला क्या क्या अपने पास में, तो इसको साइड में लिख लेते हैं। एक तो आया P इक्वल टू V Q अपॉन T, एक आया VI, फिर एक आया, ये सारे के सारे P के इक्वल है, ये सारे किसके इक्वल है, P के इक्वल है। तो देखो अब एक न्यूमेरिकल इसके बेस पे सारे आने ना, एक याद कर लो, P इक्वल टू VI, सस्ता सुंदर टिकाऊ। क्यों, अरे बनाना आना चाहिए ना, V की वैल्यू रख दो IR, तो IR IR I स्क्वायर R है ना, Q बटा T क्या होता है, I समझ में। क्वेश्चन देखो बोर्ड पे, यदि एक बल्ब 220 वोल्ट ग्रोथ से जोड़ा जाता है, एक स्त्री प्रेस पावर का नहीं बना सकता इसको मैं, चल नहीं बना रहा बस। एक बल्ब 100 वाट का, 100 वाट का बल्ब जला के कितने वोल्टेज पर 0.5 का बल्ब 220 वोल्ट पर जलाया जाता है। कोई बात नहीं, इसको कर ले एक बार। एक बल्ब 100 वाट का है और 220 वोल्टेज पर जलाया जाता है, तो शक्ति, बल्ब की शक्ति ज्ञात करे। इलेक्ट्रिक पावर बताओ इफ, अरे बेटा तुम इतना सीख पाओगे, जाओ तुम्हारा ओवरलोड हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो भी पीछे वाले 2-3 है ना, ये मैं बता रहा हूँ। जब इफ बल्ब 100 वाट, बल्ब ऑफ 100 वाट is connected with 220 volt, बताना क्या हुआ, फिर ठोकूंगा इनको पकड़ लिया। is connected with 220 volt, find electric power। सॉल्व करने का तरीका देखो बोर्ड पे, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू वोल्टेज कितना सोर्स है, आई कितनी है नहीं पता, बार तो नहीं दिया ना, इसमें क्या करते तुम बातों बातों में। तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, देखो बोर्ड पे P वाट, कितने वाट, V आई नहीं पता, उसको नीचे ले आओ, 0 से 0, आई की वैल्यू आ गई 10/22, हर बार 2.2, 5/11, 0.11 चौक 44, 6 11 एम्पियर, 0.45 एम्पियर इसका आंसर आया क्वेश्चन का। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, हीट। नहीं अब साफ नहीं, इसको पूरा साफ कर देते क्वेश्चन को। और चैप्टर हीट को रिप्रेजेंट करते हैं अपन H से, ऊष्मा को प्रदर्शित करते हैं H से, और इस जो ऊष्मा है वो पूरा फॉर्मूला देता हूँ, I² RT। देखो एक प्रेस जो आती है ना, उसके ऊपर आप इसको लेके समझ सकते हो कि जैसे प्रेस में ज्यादा टाइम तक करंट देते हैं तो प्रेस गर्म हो जाती है। ऊष्मा का मतलब गर्म होना, बल्ब भी ज्यादा देर तक जलेगा तो वो भी गर्म हो जाएगा, यानी कि टाइम बढ़ेगा तो H बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब अगर R बढ़ेगा तो भी H बढ़ेगा, क्या बिल्कुल सही कि रेजिस्टेंस, जिसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा वो वायर उतनी जल्दी गर्म हो जाएगा, तो यानी कि वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी हीट भी बढ़ जाएगी। अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो हीट और ज्यादा बढ़ जाएगी, कम करंट पे कम गर्म होगा, ज्यादा करंट पे ज्यादा गर्म होगा, यानी कि गर्म होने के चांसेस 1 2 और 3, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं तो भी अपन बताते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, I² R को मैं तोड़ लेता हूँ, IR IT, IR को बोलते हैं V, तो ये लो VIT, यानी कि तीसरी चीज आ गई V, यानी कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊं, V का मतलब वोल्टेज बढ़ाऊं तब भी H बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्या बढ़ाने पर, वोल्टेज बढ़ाने पर। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, H इक्वल टू VIT
इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इसका क्वेश्चन और कर लेते हैं। मात्रक मात्रक जूल, क्यों? क्योंकि उष्मा और कार्य दोनों का मात्रक जूल। यूनिट ऑफ वर्क एंड हीट इज जूल। हीट की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ हीट इज इक्वल टू जूल। अब क्वेश्चन देखो, एक स्त्री, अबे प्रेस, आयरन जिसको बोलते हो तुम, आयरन, अरे स्त्री को आयरन क्यों बोल रहे हो? हाँ समझ गया मैं तुम लोग क्या समझ। एक प्रेस 10 मिनट तक, अच्छा इसको 10 मिनट बाद में लिखेंगे। एक प्रेस जो 200 20 लिख रहा है कि बार बार 1200 कर दोगे, 1200 ओम की है, वह 10 मिनट तक 10 मिनट तक इसको करते हैं अपन 6 एम्पियर की, 6 नहीं 2 कर देते इसको, 2 एम्पियर की धारा से जुड़ी हुई है। तो प्रेस कितनी गर्म होगी वो बतानी है आपको, मतलब प्रेस की ऊष्मा कितनी है। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखेंगे, इफ एन आयरन ऑफ 1200 ohm is connected with 2 ampere source in for 10 minutes, calculate heat। लेट्स सी क्या क्या गिवन है आपको। तो 1200 ओम मतलब आर आपको दिया हुआ है 1200 ओम, फिर आपको दिया हुआ है एम्पियर मतलब आई की वैल्यू है 2 एम्पियर की, और टाइम दिया हुआ है आपको 10 मिनट, यानी कि t इक्वल टू 10 मिनट, और टाइम होना चाहिए सेकंड में। 10 गुणा 60 दिस विल बी 600, क्योंकि 1 मिनट में, हाँ बस 1 मिनट में 60 सेकंड होती है ना, तो 10 मिनट में 600 सेकंड यहाँ पे हो जाएगी। तो H इज इक्वल टू हम फॉर्मूला लगाएंगे आई आर टी, यानी कि आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार, आर की वैल्यू, टाइम की वैल्यू 600, 2 3 4 48 0 0 गुणा 600, 8 सिंह 48 की 8 हासिल 4 6 चौक 24 और 4 28 0 0 0 0। अब ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? ऑप्शन में मिलेगा एक डिजिट बाद पॉइंट, कितने डिजिट बाद? ऑप्शन में से आएगा 2.88 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2 और 2 4 2 6 6 जूल। आप यहाँ तक सब बच्चे पहुंच जाओगे, लेकिन इसको ये नहीं कर पाओगे। ये तो है। अरे आगे 1 2 3 4 10 की बात 6 10,000 अरे रुक जा, 1200 कर रहे 2 एम्पियर जो 2 3, अरे तो मैं बोलता हूँ ना तो वो इसलिए मैं आ जाता कि है 1200 की 1200 ओम की है और 10 मिनट तक। अब स्टेशन को समझो अभी इधर भाई, 1200 ओम की प्रेस है, उसके ऊपर लिखा होता है स्टिकर के ऊपर कितने ओम की प्रेस है, और घर में जो आती है सप्लाई 2 एम्पियर की आती है। 10 मिनट तक आपने प्रेस को जलाया तो प्रेस कितनी उष्मा गर्म हो जाएगी? 2.88 10 की घात 6 जूल उष्मा प्रेस निकाल देगी। अगर ऑप्शन में किलो जूल में आंसर आए तो किलो जूल के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ पे 3 जीरो हटा देंगे, 2880 और किलो जूल कर देंगे इसको। ये ऑप्शन दिया गया अगर आपको तो किलो जूल में करेंगे, यहाँ पर जूल में। अब आपको ये देखना है कि ये कैसे आया। हमेशा वहां पे ऑप्शन है ना, आगे से एक डिजिट पीछे
पॉइंट मिलेगा, आगे से एक डिजिट पीछे, यहाँ पॉइंट लगा दिए। आप यहाँ पॉइंट लगा रहे हो तो आपको गिनना है पीछे से कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, जितने नंबर पे आ रहा है उतने 10 की घात 6। 7वें नंबर पे आता है तो 10 की घात 7, लाइन उसकी बात है। क्योंकि पावर है ना ये। ठीक है, 2.8 10 टू पावर 6 जूल। अब एक क्वेश्चन और है जो ओम के नियम का है। नहीं, आज ही करेंगे उसको भी। समझ गया।